नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर आज की, अगर बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां 23 करोड़ से अधिक आबादी और 403 विधानसभा सीटों, तो लिहाजा चर्चा करना लाजमी है। और हम बात करेंगे, अभी वहां पे भाजपा की सरकार है। पहली बार 1980 में जब से बीजेपी बनी है तब से 2017 में पहली बार 308 सीटें, राम मंदिर की उस लहर में भी बीजेपी 308 सीट जीत पाई थी, लेकिन 2017 में वह सीट जीत करके और बाई इलेक्शन में अपना आंकड़ा 308 से 312 किया। एनडीए की अगर बात करें तो 325 सीटें, 47 सीट समाजवादी पार्टी। कई तरह की परिस्थितियां रही, लेकिन अब बात 2022 के विधानसभा चुनाव की, और यह विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे हैं कि जो प्रशासन, मतदाता और नेताओं के सामने चुनौती रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और इसी के बीच 7 चरण में उत्तर प्रदेश को अपने नेता का चुनाव करना है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, केसी जैन भाजपा से जुड़े हुए हैं, और सत्यजीत जी हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुकाबला काफी रोचक रहेगा, मुद्दे बहुत सारे हैं, और जो मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा से बना रहा है राम मंदिर का, वह मंदिर के नींव भी रख दी गई है, काम चल रहा है। तो कई चीजें ऐसी होंगी, कोरोना है, राम मंदिर का मुद्दा अभी भी बीजेपी के लिए रहेगा, किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो अब की बार चर्चाओं में रहेंगी। कैसा रहेगा चुनाव? निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, न सिर्फ विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए, काफी महत्वपूर्ण है। और ये एक तरीके से आप देखी जाए तो इसको सेमीफाइनल कहा जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव का। इसमें बहुत ज्यादा फोकस लगभग सभी राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। वैसे तो चुनाव आयोग ने अपनी आज की घोषणा में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जो कि फरवरी से प्रारंभ होकर के मार्च तक चलेंगे। तो देखने का विषय सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो चुनावी एक तरीके से मेरी खुद की बातचीत भी हुई थी, जो चुनावी घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के विषय पर जो देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सुरेश खन्ना, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो जो लब्बो-लुआब जो उनसे बातों के दौरान जो सामने निकल कर आया, तो निश्चित तौर पर विकास को प्राथमिकता तो ये दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने प्राथमिकता दी। उसके साथ ही जो नैसर्गिक तौर पर जो, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, और जो तरीके से हर दल के अपने एजेंडे होते हैं, उस एजेंडे पे बेसिकली मुख्यतः हर राजनीतिक दल फोकस रखता है, और भाजपा भी उसी पर फोकस रख रही है। और उसी के क्रम में अगर आप विगत दिनों के घटनाक्रमों पर नजर अगर डालेंगे, तो चाहे तो अयोध्या की बात हो, राम मंदिर के स्थापना से संबंधित जितने भी कार्य हों, स्थापन करना हो, या वहां पर जिस तरीके से राम नवमी के दिन जिस तरीके से भव्य एक तरीके से प्रकाश किया गया वहां पर, उसी क्रम में अगर आप देखें वाराणसी में, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से लेकर के, वहां के पुनरुद्धार से लेकर के, वहां से जीर्णोद्धार से लेकर के, वहां पर जो मूर्ति की स्थापना थी देवी की, उसकी स्थापना को लेकर के, तो ये जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, हार्ड कोर वोटर है, वो उसको कभी भी नहीं भूलती। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार हैं, वो प्राथमिकता पर उनको रखते हैं। उसके तहत निश्चित तौर पर जो कट्टर हिंदुत्ववाद जिसको कहा जा सकता है, उसको प्रमुखता पर रखते हुए राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अब तो मथुरा की भी चर्चाएं आने लगी हैं, तो इस तरीके के प्रमुख मुद्दों को तो तरजीह एक तरीके से प्राथमिकता के वोट में, एक तरफा समीकरण में देखने में आएगा। और आप ये भी देख रहे होंगे योगेंद्र जी कि अभी जिस तरीके से ये विषय तीनों आए, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे अयोध्या का हो, विपक्षी दलों को इस विषय पर न तो हाँ में न तो ना में, वो उनकी बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया, और बहुत से दलों की प्रतिक्रिया भी नहीं आई थी इन विषयों पर कि वो उसकी सराहना करते हैं या विरोध करते हैं, क्योंकि उनका जो हार्डकोर वोटर अरुण जी, वापस आ रहा हूं आपके पास। अरुण जी, मैं वापस लौटूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपने भी बहुत आ रहे हैं इस वक्त। किसी को काना दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। सांसद के आता है कि योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहिए, भगवान कृष्ण उनके सपने में आए थे,
इधर अखिलेश जी को भी सपने में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे और केसी जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। सरकार में बने हुए हैं अभी बीजेपी, लेकिन आज से ना मंत्री ना संतरी, एक आप उस भूमिका में हैं कि कार्यवाहकी में आप कोई फैसला नहीं ले सकते। इलेक्शन की जो ये कहीं आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। केसी जैन साहब, क्या दावा रहेगा बीजेपी का? देखिए, आचार संहिता आज से लागू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव को लड़ेगी और जो भी आचार संहिता के अंतर्गत जिन जिन नियमों का पालन करना है उन नियमों को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है। आपने अभी जिक्र किया कि भगवान कृष्ण सबके सपने में आ रहे हैं, तो देखिए, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, लेकिन आप देखिए कि जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के रूप में जो पार्टियां हैं, उनके सारे मुखिया आज हिंदुत्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा हिंदू मैं खुद हूं। आज चाहे राहुल गांधी हो, उनको पिछले चुनाव में देखिए जनेऊ दिखानी पड़ी थी, उसके बाद में भी उनकी कहीं से दाल नहीं गली। आज अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्ता तुम्हारी ही बनेगी। लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने आकर के यही कहा सपने में, या अखिलेश जी कुछ छुपा रहे हैं? कहीं भगवान कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि तुमको अगले 5 सालों तक अपने पापों का प्रायश्चित और करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आजम खां की भैंसें तो ढुलवा दी, लेकिन जनता का जो विश्वास था ना तो आप वो जीत पाए और ना ही जनता के लिए आपने कोई काम किया। काम किसके लिया? बाहुबलियों के लिए काम किया। आप लोग वोट प्रायश्चित पे मांगेंगे कि अपने काम पे मांगेंगे? नहीं, देखिए, हम तो अपने काम पे वोट मांगेंगे। जनता के बीच में हम जाएंगे तो हमने जो काम किए, चाहे 50 लाख लोगों को हमने आवास दिए हो, या 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, या 2.5 करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिए हो उत्तर प्रदेश में, तो हम तो अपने काम के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की। उस पे अखिलेश जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को कैसे आपने राशन की व्यवस्था कर दी? उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ आबादी है, उनमें से आपने 15 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था कैसे कर दी? बताइए, कोई सवाल होता है? और जो अभी कह रहे हैं कि जैन साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार मैं सत्यजीत जी के पास में जाना चाहूंगा। सत्यजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग सामने हैं, बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वो सरकार में वापसी करे। आप लोगों के सामने चुनौती होगी कि 5 साल पहले आपकी सत्ता थी, वापस आप लोग सत्ता में आए। कैसे मतदाता किस भरोसे पे वोट डालेगा आपको? देखिए योगेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के लगभग है जी, और मैं मानता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, उनकी गतिविधियों से, इनके क्रियाकलाप से असंतुष्ट है और उस असंतुष्टि की वजह से और मेरे द्वारा किए गए 5 साल पहले जो कार्य किए गए थे 2012 से 2017 के बीच में, उन कार्यों को देखते हुए, इनसे संतुष्ट ना होना और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए ये मन बना चुकी है जनता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी, अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आएगी कैसे? देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन प्रदेशों में आई, वहां पे इनका दंभ जरूर बोलता है। उत्तर प्रदेश में भी इनका दंभ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो भी साथी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे ये काम थे। क्या मूलभूत समस्याएं जो जनता की हैं, रोजी और रोटी की समस्या सबसे बड़ी थी, क्या उसकी पूर्ति हुई है? क्या जनता को रोजी रोटी मिली है? क्या जनता जो है त्राहि त्राहि नहीं कर रही है? क्या भोजन के लिए जनता परेशान नहीं है? 15 करोड़ लोगों को अनाज बंटवा देते हैं, कहते हैं स्वप्न की बात करते हैं कि स्वप्न में आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें बताना चाहेंगे कि क्या आप स्वप्न पे भी प्रतिबंध लगा देंगे? मतलब स्वप्न देखना भी इनके राज्य में दुष्कर महसूस होगा। मतलब कोई स्वप्न भी नहीं दे सकता। हमें तो लगता है कि उस पर जीएसटी तो नहीं लगेगी ना, कोई प्रतिबंध तो। अब तो खैर अब तो अधिसूचना जारी हो चुकी है, अब तो आपके हाथ में सत्ता रह नहीं गई है और अब तो कुछ भी नहीं रह गया है। अब तो क्या मंत्री क्या संतरी, अभी योगेंद्र जी ने बताया ही कि ना मंत्री रह गया ना संतरी रह गया। लेकिन जब ये सत्ता में थे, आज के आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे पहले,
उस समय इनके राज्य में स्वप्न देखना भी बड़ा दुष्कर था, उस पर भी इनका बस चलता तो प्रतिबंध लगा देते और आदरणीय अखिलेश जी को कह देते कि इस पे जीएसटी जमा कर दो, इस पे टैक्स जमा कर दो, कोई भी जनता उत्तर प्रदेश की वो स्वप्न नहीं देख सकती, ये आदेश दे देते। ये तानाशाही रवैया अपनाते, ये फासिज्म की तरफ जा रहे हैं और ये फासिज्म देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरनाक है। और मैं फिर कहता हूं कि इस बार जनता भूल नहीं करेगी योगेंद्र जी, जनता इसलिए नहीं भूल करेगी कि वो फासिज्म की तरफ नहीं जाना चाहती, वो हिटलर और नेपोलियन और उनकी तरफ नहीं जाना चाहती, मुसोलिनी की तरह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान को नहीं बताना चाहती। अपराध का ग्राफ जहां तक बात आती है योगेंद्र जी, पहले चरण में आप हमें बोलने का अगर मौका दें, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर क्यों है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। एनसीआरबी योगेंद्र जी गृह मंत्रालय के अंदर में आती है और एनसीआरबी बोलती है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर अपराध के मामले में सबसे ज्यादा है, अपहरण के मामले में हम सबसे आगे हैं, हत्या के मामले में हम सबसे आगे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने सुशासन चलाया। सत्यजीत जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जेवा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, इस वक्त मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। जेवा यास्मीन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जेवा जी, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका। देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही थी, इनको जवाब देना चाह रही थी और वो समय आ गया है। लेकिन हाँ, ऐसे समय में हमें कोरोना का बहुत ध्यान रखना होगा। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये घोषित किया है कि चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइंस देगा हम उसके तहत रखते हुए अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे और जनता का जो स्वास्थ्य है, जो हित है, उसको ध्यान में रख। जी बिल्कुल। जेवा जी ट्वीट, जी अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया है कि 10 मार्च को इंकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। अब बदलाव का आधार क्या रहेगा? देखिए, जनता के लिए तो बहुत आसान है चुनाव करना। 2012 से 17 का रिपोर्ट कार्ड बना ले जनता और 2017 से 22 का रिपोर्ट कार्ड बना ले, दोनों को सामने रख के आकलन कर ले, दोनों को कामों को कंपेयर कर ले। भाषणबाजी, जुमलेबाजी से अलग परे हटके अगर दोनों रिपोर्ट कार्ड पे काम होगा तो मुझे लगता है कि जनता बेहतर जवाब दे पाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता को इंतजार रहेगा। चलिए, उधर लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का स्लोगन है और इलेक्शन डिक्लेयर होने से ठीक पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि सरकार बनाएंगे, सरकार का आधार उन्होंने जो कहा। चले, लेकिन एक बात मैं गौर करना चाहूंगा केसी जैन साहब आपके पास में आकर के, पिछली बार आपने एक सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा फैक्टर किया। ओबीसी में गैर यादव जिन्हें आपने काफी संख्या में टिकट दिया, एससी में गैर जाटव उनको काफी टिकट दिया। इस बार क्या रहेगा फार्मूला? आपके सामने पश्चिमी राजस्थान में एक चुनौती होगी, किसान आंदोलन, किसान बिलों को आपने वापस ले लिया, लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आपने बात कही कि किसान अभी भी आंदोलित है, किसानों की चुनौती बनी हुई है, तो इस तरीके की कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं, क्योंकि किसान नेता श्री टिकैत जी ने स्वयं कहा है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया है और आंदोलन को वापस लिया है और साथ में ये भी कहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को समझा और इन कानूनों को वापस लिया। मुख्य लड़ाई उनको इन्हीं कानूनों को लेकर के थी, कानून वापस हुए हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत सारे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किए गए, वो चाहे 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी रही हो या फिर किसानों के खातों में जो 6,000 रुपए पहुंच रहा है लगातार वो हो, 5,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में 6,000 रुपए वार्षिक की किस्त के हिसाब से पहुंचा है। टोटल 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। तो मैं इसे खारिज नहीं कर रहा जैन साहब, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बिल्कुल निश्चित से किया है, पब्लिक डोमेन में ये योजना है। लेकिन किसान अभी भी, धन्यवाद इस बात को लेकर के दिया उन्होंने कि बिल को वापस किया आप लोगों ने, लेकिन किसानों का जो कहना है कि आपके जो मिस्टर टैनी हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे के साथ उनको आपने रिजाइन नहीं करवाया, केसेस जो लगे हुए थे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जी केसेस को विड्रॉ नहीं किया। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। 2 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही है। पंजाब में जो किसान आंदोलन की राह पर हैं, इन्हीं मांगों को लेकर के आपको ध्यान होगा कि पंजाब यात्रा पर जब प्रधानमंत्री जी, तो यही एक बड़ा मुद्दा बना था
कि उनको वापस आना पड़ा? योगेंद्र जी देखिए, जो वास्तविक मुद्दे हैं और जिन पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए उस पे सरकार ने एक्शन लिया है और उन मुद्दों पे सरकार ने काम भी किया है। रही बात ये कि टैनी का मामला आपने जैसे कि उठाया, तो यही विपक्ष कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी कह रही थी कि जब तक आप मंत्री जी को नहीं हटाएंगे तब तक साफ सुथरी जांच नहीं होगी, आप इनको बरी कर देंगे, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं रहेंगे, कोई सेक्शंस नहीं रहेंगे, कोई धाराएं नहीं होंगी, आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे और ये इन्फ्लुएंस करेंगे जो जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको आप इन्फ्लुएंस करेंगे मंत्री जी। जबकि जो 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है उनमें करीब 1000 के आसपास में एविडेंस में गवाह हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बाद में साफ हो जाता है योगेंद्र जी कि कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं हुआ। पक्षपात हुआ होता तो 304 का जो मुकदमा है कि सरकार ने अपना काम किया है, सरकार ने अपना काम किया, आपका कहना है सरकार ने अपना काम किया है? बात वो नहीं है, बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मांग विपक्ष की थी, ये किसानों की कोई मांग नहीं थी। दूसरी बात क्या है कि विपक्ष की मांग को भी सरकार ने ध्यान में रखा, ऐसा नहीं कि विपक्ष की चीजों को दरकिनार कर दिया। और एक जो 302 को उनको मुलजिम बना करके और वो जेल में है, जब जांच में पाया गया कि 302 के मुलजिम में उसमें सेक्शन जो है चेंज किए गए, उसमें सेक्शन ऐड किया गया। मैं जैन साहब समय कम है, समय का अभाव है, कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़ा विपक्ष कर रहा है कि इन्फ्लुएंस करेंगे। जेबाजी से जवाब दिलवा रहा हूँ, विपक्ष फर्जीवाड़ा कर रहा है, बेवजह किसान आंदोलन में घी डालने का काम कर रहा है, बीजेपी लगातार कह रही है। यहाँ एक बात मैं जेबाजी कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी पर, उसके दामन पर ये छींटे बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि माफियाओं को पनपाया उस वक्त, और यही बड़ी वजह है कि कार्रवाई करनी पड़ी बीजेपी सरकार को। देखिए, पहली बात तो महोदय, जो भाजपा महोदय हैं, इनसे मैं कहूंगी अपनी जबान को थोड़ा लगाम दें। जो ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि हम, देखिए मंत्री आप यहाँ बैठे हैं जिनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है किसान पे, फिर आप कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। ये बताइए, विपक्ष ने कहा था टेनी महाराज के बेटे से कि गाड़ी चढ़ा दीजिए? विपक्ष ने कहा था आप 3 तानाशाही बिल लेके आइए, और झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के कि किसान मान गया, किसान की बात कर रहा है, किसान जबान पे आप लोग अपनी लगाम रखिए। जैन साहब आ रहा हूँ, जेबाजी अपनी बात कह लें, समय का अभाव है। पे लगाम रखे, ये कौन सा तरीका है? जबान पे लगाम रखे, कौन सी जबान पे लगाम रखे? क्या कह दिया आपको? जबान पे लगाम रखे, ये कौन सी भाषा है? बिल्कुल। और अभी बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। झूठ आप बोल रहे हैं, पहले आपको झूठ तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आपने उसी कांग्रेस जेबाजी अपनी बात पूरी करना, मैं लौटूंगा आपके पास में। केसी जैन साहब एक बार जेबाजी अपनी पूरी बात कर लें, उसके बाद मैं लौटता हूँ आपके पास। 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा, आपने गठबंधन किसके साथ किया? जो 12,000 किसान सुसाइड करता रहा। मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। केसी जैन साहब मैं लौटूंगा, जेबाजी अपनी बात पूरी कर लें, एक बार उनको अपनी बात कहने दीजिए। जी, वापस कहते हैं, ये क्या जवाब देंगे? जैन साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, समय कम है मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है। जेबाजी अपनी बात कह ले, आपको सुना है उन्होंने, आपको पूरा समय का, सुनिए तो सही। जी जेबाजी। इनका कहना है कि हम आतंकवादियों के केस वापस ले लेते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संगीन धाराएं वापस ले लेते हैं, तब ये महाराज जी कहाँ थे? तब क्यों नहीं आवाज उठाई? दूसरी बात, किसानों पे गाड़ी आपके नेता चढ़ा देते हैं, किसान आप, ये भाई साहब बोलने ही नहीं चाहिए। आप अपना रेडियो तो बंद कीजिए। केसी जैन साहब ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, आप उन्हें बोलने दीजिए। आपने जो कुछ कहा उन्होंने सुना है, तो आप सुनिए तो सही। आज आचार संहिता लग गई है, आपका झूठ का पिटारा ना यहाँ खोलना बंद कर दीजिए। जनता को सब दिख रहा है, फैसला उन्हें करने दीजिए। आप जब टी न्यूज चैनल पर बैठ के किसी को बोलने नहीं देते हैं, तो जनता अपना फैसला सुनाएगी आपको। आपका झूठ सुनने को यहाँ विपक्ष नहीं बैठेगा। आप बोल लीजिए। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे भाई। कौन किसान इनसे सहमत है? किसान ने बस एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एमएसपी पे बिल ले आइए, आज तक कानून नहीं लेके आए। आप बहुत किसान के हित में हैं, तो किसान को आप एमएसपी बाध्य कर दी, मतलब एक निश्चित कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। कब टिकैत ने आपको मोदी जी की तारीफ करके समर्थन कर दिया? क्यों यहाँ चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं? किसी ने समर्थन नहीं दिया है सर। किसान अभी इनसे नाखुश हैं, और अभी कल ही उन्नाव में विधायक जी को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है किसानों का। उन्नाव में मुझे लग रहा है विधायक जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी अगर ये बैठ के यहाँ पे बोलते हैं, तो भाई अगर ये खुश है इस समर्थन से,
और जो मंचों पे इनका स्वागत हो रहा है ये खुश हैं, तो भाई यही स्वागत 2022 में अभी 10 मार्च को हो जाएगा, आप करवा लीजिए अपना स्वागत। चलिए, समय का अभाव में मैं माफी चाहूंगा, किसी जनसभा आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, समय का अभाव है। तो चले, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और उत्तर प्रदेश पे सभी की निगाहें टिकी होंगी कि वहां क्या एक बार फिर भगवा आ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे दौड़ेगी या फिर कोई तीसरा गठबंधन कामयाब होगा। सबकी निगाह इसको लेकर के टिकी होंगी। करीब 24 करोड़ आबादी वाला वह राज्य जहां 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा तमाम अतिथियों से, समय का अभाव है, यही रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।